हेलो। आज देखिए हम आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए हेलो एंड सॉलिड स्फीयर किस पर निकालना चाहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक हेलो स्फीयर, एक खोखला गोला जिसे कहते हैं हेलो स्फीयर, एंड सॉलिड स्फीयर जो ठोस गोला, उसके सतह पर, सतह से दूर और सतह के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हम आपको ज्ञात करके दिखाएंगे। अब देखिए, ये एक लिख लें ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक मैग्नेट चुंबक है, उसके आसपास जो फील्ड बनती है उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और देखिए इसका दूसरा ग्रेविटेशनल फील्ड, इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, जो ग्रेविटी के अनुसार होती है, इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? ग्रेविटेशनल चैप्टर चल रहा है, इसलिए इसको कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हमने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। उसके बाद फोर्स, जब किसी में जब फोर्स होता है तो उसका फील्ड भी होता है। जब गांव में देखा होगा, जो जिसके पास ताकत है उसका क्षेत्र भी होता है, क्षेत्रीय ताकत होती है हमेशा। ये नहीं उसका फील्ड हर जगह काम करता है, हर जगह नहीं होता है। जितना उसका क्षेत्र है, जितना उसका एरिया है, उसी के अंदर वो फील्ड बनती है। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। आपने चैप्टर में पढ़ा था F बराबर Gm/r² पढ़ा था। तो यम क्या है? यम एक छोटा पार्टिकल है, यम बड़ा पार्टिकल। इस बड़े पार्टिकल द्वारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनती है, फोर्स बनता है, जो उस पर बल लगता है, वो भी एक क्षेत्र होता है, क्षेत्र के अंतर्गत ही बल लगता है। तो इसमें ई कैसे निकालते थे? ई बराबर होता था Gmm/r² इंटू एम कैंसिल हो जाता था, तो ई बराबर कितना बनता था? Gm/r²। ये बनता था ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ये एक वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म आप जानते ही हैं कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उसे वेक्टर कहते हैं। स्केलर किसे कहते हैं? जिसमें कि दिशा विहीन होती है उसे स्केलर कहते हैं। लेकिन वेक्टर में दिशा भी होती है और उसका मास भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का सूत्र हो गया। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो किस पर डिपेंड करती है? दोनों के ऊपर मास की। ये अगर यूनिट मास मान लें तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला ये हो गया Gm/r²। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। ये F न्यूटन है, न्यूटन अपान और डिस्टेंस यानी किलोग्राम, न्यूटन किलोग्राम। ठीक है, इस तरीके से हम ग्रेविटेशन। अब हमें ग्रेविटेशनल फील्ड किसमें निकालनी है? एक हेलो स्फीयर निकालनी है, हेलो स्फीयर, और एक सॉलिड स्फीयर। हेलो स्फीयर मान लीजिए आपका स्फीयर है, हेलो स्फीयर है। ठीक है, इसका सेंटर कहाँ पर है? ये ओ पर सेंटर है। आप जानते हैं कि जो किसी हेलो स्फीयर का कुछ मास जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ मोटाई होती है ना, तो हल्की मोटाई होती है, जैसे फुटबॉल होता है, जैसे एज लाइक फुटबॉल। उसके अंदर मास कहाँ होता है? टोटल इसका मास सेंटर पर होता है। कहाँ होता है? सेंटर पर मास होता है। और मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी? आर है। इस हेलो स्फीयर की रेडियस आर है। हमें ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पर ज्ञात करनी है? कहाँ ज्ञात करनी है? मान लीजिए कोई पॉइंट P है, यहाँ पर ज्ञात करनी है, या हम यहाँ पर ज्ञात करना चाहें, P पॉइंट यहाँ पर ज्ञात करना चाहें, या अंदर ज्ञात करना चाहें P पॉइंट पर। 3 स्थान हो सकती है। पहला स्थान बाहर, दूसरा स्थान इसकी सतह पर, और तीसरा स्थान अंदर पर। तो तुम्हें यह ज्ञात करना है कि बिंदु P पर E कितना होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी। ठीक है, बिंदु P पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, और बिंदु यहाँ पर अंदर P बना हुआ है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, ये ज्ञात करना। ठीक है, इस पर कितनी होगी, यहाँ पर कितनी होगी, और यहाँ 3 जगह पॉइंट P है, यहाँ पर और यहाँ पर।
इन तीनों जगहों में अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब देखिए, अगर यहाँ पर हम P पर ज्ञात करने यानी बाहर, इन आउटसाइड पर ज्ञात करना चाहे तो क्या होगा, आउटसाइड पर क्या होगा, यानी R इज ग्रेटर देन R, ये रेडियस से ज़्यादा है, रेडियस होता है ये, और R यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है R। देखिए बिगाड़ नहीं बाकी, तो समझाने की बात आया हमने। अब देखिए यहाँ पर आउटसाइड, ग्रेविटेशनल फील्ड इन आउटसाइड, यहाँ पर निकालना, बिंदु P पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R है। अब तीन तरीके से हो सकता है, R इज ग्रेटर देन R, मतलब रेडियस से R ये डिस्टेंस जो है बड़ा है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, और इसकी सतह कितनी होगी, R इज इक्वल टू R, और R इज लेस देन R, मतलब अंदर, इनसाइड, ये होता हो गया आउटसाइड में, आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, और ये होता है ऑन सरफेस, ऑन सरफेस क्या होगी ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये होती है इनसाइड अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी। अब देखिए आउटसाइड में ये बिंदु R है, तो इसकी आप जानते हैं आउटसाइड में ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी E बराबर GM/R²। ये पीछे सूत्र बता चुके थे, पिछले एपिसोड में आपको हम बता चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड E बराबर होती है GM/R²। अब सरफेस पे कितनी होगी, सरफेस में R की जगह R इज इक्वल टू R, तो सरफेस पर हो जाएगी E बराबर GM/R², ये सरफेस पर हो जाएगी। और इनसाइड कितनी होगी, अब इनसाइड में चक्कर पड़ता है, इनसाइड 0 होती है, इनसाइड में कितनी होती है, E बराबर 0 होती है, इस पर कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं लगती है। जो अंदर होता है पॉइंट, कहीं पर भी अंदर हो इनसाइड में, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड कतई नहीं लगती है। तो ये कैसे सिद्ध होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इसमें नहीं लगती, ये भी तो क्वेश्चन उठता है। क्या प्रश्न उठता है कि इनसाइड में ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों नहीं है, 0 क्यों है। अब देखिए, जैसे एक हेलोस्फीयर है, अगर ये सेंटर है तो इस हेलोस्फीयर का पूरा मास सेंटर पर होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ है, ये कुछ जरूर है, यहाँ पर मास है, अलग अलग है। यहाँ पर मान लीजिए इसको DM मान लें, छोटा टुकड़ा मान लें DM, इसका टोटल मास DM ऐसे मान लें। अगर इसके DM करके मान लें टुकड़े, और सारे DM मिला करके क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, टोटल मास M हो जाएगा। अब DM करके मान लीजिए यहाँ पर हमारा इनसाइड बिंदु P है, यहाँ से देखिए फोर्स किधर लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, यानी E1 लगेगा, E लगेगा इधर, और इसके बाद इधर भी लगेगा, चारों तरफ फोर्स लगेगा, चारों तरफ फोर्स लगेगा। इस तरीके से आप देखते हैं कि इधर लगा सकते थे, इधर भी लगा सकते थे, इधर भी लगा सकते फोर्स, इधर भी, समझे। ये फील्ड है, चारों तरफ से ये ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है, चारों ओर की, मतलब सेंटर से चारों तरफ। आप देखिए, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इसको काट देगा, बराबर कर देगा, ये इसको बराबर कर देगा, ये इसको बराबर कर देगा, ऐसे सारी चीज़ें तो बराबर करके ये बराबर 0 हो जाएगा। इन साइड में ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब जब सेंटर में है तब तो 0 हो गया, अगर मान लीजिए कहीं पॉइंट अलग हो तो कैसे 0 होगा, ये भी तो क्वेश्चन उठता है। सेंटर पे तो आपने कह दिया कि इधर जितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगी उसके इधर ग्रेविटेशनल बराबर कट के अलग हो जाएगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। E जो है ये वेक्टर E इधर का और इधर का बराबर हो गया वेक्टर, दैट इज दी 0। ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर 0 हो जाएगी सेंटर पर। लेकिन अगर सेंटर के अलावा कहीं पर पॉइंट अलग है दूसरी जगह, तब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, देखिए आउट ऑफ द सेंटर। आप समझ लीजिए, ये हमारा हेलोस्फीयर है, दिस योर हेलोस्फीयर। अगर यहाँ पर इसका सेंटर है और हमको यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड याद करनी बिंदु P पर, तब आप कहते हैं कि 0 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर DM तमाम काट लीजिए, यहाँ पर मास इकट्ठे घने हो जाएंगे, यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से बन जाएगा, ठीक। ये DM। अब चूंकि जानते हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड का सूत्र क्या होता है, E बराबर GM/R², ये सूत्र होता है।
अब देखिए यहाँ पर डीएम डीएम है ना, तो यहाँ पर डीएम कर लीजिएगा, यानी यहाँ पर डी हो गया, डी। ठीक है, अब इसमें देखिए डीएम डीएम तमाम है, यहाँ पास पास मास है लेकिन इसका डिस्टेंस कम है। जब डिस्टेंस कम होगा तब डी का मान अधिक होगा। अगर मास अधिक है तब भी डी का मास होगा। यहाँ मास कम है, अब इधर साइड में देखिए मास ज़्यादा है काफ़ी ये क्षेत्र पूरा यम बड़ा है, मतलब डीएम बहुत से डीएम है, डीएम जैसे इतने 1 2 3 4 हैं यहाँ, तो 20 बन जाएंगे। लेकिन इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। जब डिस्टेंस अधिक होगा यानी आर का मान अधिक होगा तो डी का मान कम होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कम होगी। जब डिस्टेंस अधिक होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कम होगी, मास अधिक होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू अधिक होगी। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर देखिए मास कम है तो ग्रेविटेशनल फील्ड कम है, लेकिन डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये एक दूसरे को बैलेंस बना करके कट कर जाते हैं। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जितना होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, चाहे यहाँ पॉइंट सेंटर हो या किनारे हो, कहीं पर भी हो। इस हेलो स्फीयर के अंदर किसी जगह पर अगर पॉइंट पी है तो वहाँ पर ई का मान यानी ग्रेविटेशनल फील्ड का मान 0 ही होगा। समझ गए? इसके लिए आप देखिए, समझ गए इसको, इस तरीके से ई बराबर 0 किसी भी पॉइंट हो, सेंटर में जरूरी नहीं सेंटर में हो, कहीं पर भी हो, मतलब इसके अंदर कहीं पर भी पार्टिकल से हमें ई का मान ज्ञात करना है, वहाँ पर सब जगह 0 होगा। अब देखिए इसका ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ बना दीजिए। ये देखिए ग्राफ बन रहा है। यहाँ पर मान लीजिए हेलो स्फीयर है, ये हेलो स्फीयर है, और जरा बना लीजिए हेलो स्फीयर को, ये हेलो स्फीयर है, और ऊपर साइड में ई का मान ग्रेविटेशनल फील्ड ऊपर साइड में आती है। अब यहाँ पर मूल बिंदु है, यहाँ पर इसका रेडियस है, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है, ये रेडियस यहाँ तक, ये रेडियस। ठीक है, अब देखिए जब इसके अंदर ये इनसाइड है और ये आउटसाइड। इनसाइड में ई का मान कितना है? 0 है। यहाँ पर 0 है, यहाँ से यहाँ तक ई का मान कितना होगा? 0 होगा। यहाँ पर ई उधर है और आर इधर है, इधर क्या है? आर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये ई है, मतलब इसको ग्रेविटेशनल फील्ड का इधर है ऊपर बना दिया, और ये हमने आर इधर। यहाँ पर इसके रेडियस जहाँ पर होगा वहाँ तक ई का मान 0 रहेगा, यानी यहाँ पर रेडियस है ये, तो यहाँ पर जी का मान कितना होगा? ई का मान कितना होगा? 0 होगा, ये सेंटर है, और यहाँ पर ई का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक ई कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, क्योंकि अंदर साइड में जहाँ पर ये आर यहाँ पर इसकी सरफेस पर आ जाएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। ई का मान कितना हो जाएगा? मैक्सिमम, यानी सरफेस पर कितना हो जाएगा? मैक्सिमम, यानी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा सरफेस पर, यानी आर डिस्टेंस पर सरफेस जो आर होगी वहाँ पर ई का मान कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए मैक्सिमम हो गया। अब फिर ई का मान घटना शुरू हो जाएगा, जैसे आगे बढ़ेंगे आर बढ़ेगा उसी तरीके से ई का मान घटता हुआ इस तरीके से चला जाएगा। तो ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इस तरीके से घटता चला जाएगा। क्यों घटता चला जाएगा? ई बराबर होता है Gm/r², यानी ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², घटता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको ग्राफ भी बना दिया। ये तो बात रही थी हेलो स्फीयर की, हेलो स्फीयर में ग्रेविटेशनल फील्ड का मान निकालने की। अब देखिए आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज़ माई हेल्प सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो अगला वीडियो हम कैसे बना पाएंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, अगर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा वीडियो अवश्य देखिए जिससे कि आपको समझ में आएगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको अच्छी नॉलेज नहीं होगी। अब हम ज्ञात करेंगे आपको सॉलिड स्फीयर, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड
सॉलिड स्फीयर, सॉलिड यानी ठोस गोला, सॉलिड स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर की सतह पर, सॉलिड स्फीयर के बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड का मान कितना होगा, साथ में इसका ग्राफ भी बनाइए। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए मान लीजिए ये हमारा इस सॉलिड स्फीयर है, दिस इज योर सॉलिड स्फीयर, ये आपका सॉलिड स्फीयर है, ऐसे सॉलिड है बना हुआ, मतलब ये सॉलिड, ये इसका सेंटर कहाँ पर है, ओ पर है, इसका रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, अब हमें ई का मान यहाँ पर ज्ञात करना है बिंदु पी पर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, आर, मान लीजिए आर है, और यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, ये इसका रेडियस है आर, और यहाँ से अब देखिए इसमें 2-3 कंडीशन हो सकती थी, एक तो आर इज ग्रेटर देन आर, ये क्या बनेगा, आउटसाइड, आउटसाइड पर यहाँ पर ई का मान ज्ञात करना है, आउटसाइड पर ई का मान कितना होगा, ई बराबर होगा, अभी जो पीछे निकालते हुए थे, GM/r², ये बनेगा ई का मान आउटसाइड पर। जब आर बड़ा होगा इस आर से तो क्या होगा, ई का मान, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी ई बराबर GM/r²। अब जब कभी आर यानी स्मॉल आर बराबर आर के होगी तो क्या होगा, ऑन द सरफेस पर ई का मान कितना होगा, ई का मान होगा GM/r², समझ गए, GM/r²। इस ई का मान कितना हो, ग्रेविटेशनल फील्ड का मान कितना है, ई बराबर GM/r²। अगर हमारे कहीं अंदर है पी का मान, अंदर पी है, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इस सॉलिड स्फीयर के अंदर कहीं पी का मान है तो इसका डिस्टेंस मान लीजिए आर है, तो इस पॉइंट पर कितना होगा मान, वो हमें कैसे ज्ञात करेंगे, आप देखिए, आज देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। हाँ, इतना लिख लीजिए, चित्र बना लीजिए, फिर हम और आगे बताएं आपको कैसे ज्ञात करेंगे ई का मान, इसको देख लीजिए। मान लीजिए पॉइंट हमारा EP है, तो EP बराबर लिख लीजिए, EP बराबर E ड्यू टू आउटसाइड सेल, E ड्यू टू आउटसाइड सेल, प्लस E ड्यू टू इनसाइड द सेल, E ड्यू टू इनसाइड द सेल। ठीक है, इन द सेल, ये तो सेल बना, E ड्यू टू आउटसाइड द सेल, E ड्यू टू आउटसाइड द सेल, E ड्यू टू इनसाइड द स्फीयर। ये हमारा स्फीयर है। देखिए E ड्यू टू आउटसाइड सेल। अब ये जो स्फीयर है ये पॉइंट P है, P के बाहर जो हमारा सेल, P के बाहर, ये P के आउटसाइड में, देखिए P का अंदर कितना क्या हो गया, P के बाहर क्या, ये P के बाहर का हिस्सा है, ये P के बाहर का हिस्सा, ये एक प्रकार का शेल है। आप जानते हैं शेल के अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो 0 होती है, क्योंकि ये शेल है, ये बिंदु P पर हमें निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, तो क्या होगा, P के बाहर वाला हिस्सा तो ये शेल का काम करेगी, यहाँ पर E का मान कितना हो जाएगा, 0, यानी यहाँ का E का मान 0 हो जाएगा। अब E ड्यू टू इनसाइड द स्फीयर, ये हमारा स्फीयर एज ए स्फीयर, ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है। इस सॉलिड स्फीयर में E का मान कितना होगा, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द सेल, इनसाइड द स्फीयर, ये क्या हो गया, E ड्यू टू
इनसाइड द स्फीयर, इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब इसके मान के लिए ये हमारा एक स्फीयर दूसरा छोटा स्फीयर बन गया जिसकी रेडियस कितनी आर। पहले इसका मास ज्ञात कर लेंगे। मास कैसे निकालेंगे, इसका रो, इसका डेंसिटी कितना है रो, इसकी डेंसिटी रो है। अब इसकी रेडियस कितनी आर, यानी मास ज्ञात कर लीजिए। एम डैश बराबर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये मास हो गया। अब जानते हो कि ई का मान निकालने का सिस्टम क्या होता है। जो ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर होता है Gm/r², ये फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए G क्या है, G कांस्टेंट है। M कितना है, M डैश है, ये M डैश हो गया। ये R कितनी है, r² हो गया यहाँ पर। तो M डैश कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये R हो गया। ये हमने R माना, यहाँ पर P बिंदु लिया वो R हो गया। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपान r²। अब देखिए यहाँ पर r² से r³ कट गया तो यहाँ बचेगा r। तो E बराबर कितना हो गया, 4/3 पाई आर रो इंटू जी। अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, E बराबर E प्रोपोर्शनल टू R हो गया। ये E प्रोपोर्शनल टू R आ गया। मतलब जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, बता इनसाइड तक की, तैसे ही इसका ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ती जाएगी। R बढ़ने से ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ेगी, सरफेस पर आ जाएगी, उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाएगी। जितना दूर इसके बाहर निकल के चलोगे उतना ही E का मान कम होता चला जाएगा, यानी E प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ अंदर तक तो R बढ़ेगी और बाहर निकालने बाद कम हो जाएगी। अब आपको इसका ग्राफ कैसे बनाना, देखिए। ग्राफ बनाने के लिए ये R है, इस डायरेक्शन में R है, इस डायरेक्शन में क्या है E। यहाँ पर ये सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है, सॉलिड स्फीयर, ये क्या है, ये R है। अब यहाँ से भी R का डिस्टेंस यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये एकदम E प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी यह आउटसाइड हो जाएगा। आउटसाइड में तो ग्राफ घटता चला जाएगा, लेकिन इनसाइड में जैसे R बढ़ेगा तो E का मान बढ़ता चला जाएगा। देखिए ऊपर E है ये ग्रेविटेशनल फील्ड, तो जैसे जैसे R बढ़ा तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। इस तरीके से ये बढ़ता हुआ चला गया, ठीक है। तो ये हो गया इनसाइड, यहाँ से मिला दीजिए, ये हो गया इनसाइड ऑफ द स्फीयर। ये इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये रेडियस है, क्योंकि रेडियस की डिस्टेंस ये देखिए बना हुआ, इस तरीके से हमने इसको। अब ये E प्रोपोर्शनल टू R इधर हो जाएगी, E प्रोपोर्शनल टू R और E प्रोपोर्शनल टू 1/r² नीचे हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। अब देखिए हमने आपको ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एंड हैलो स्फीयर को प्रूव करके दिखा दिया है। अब हमारे कुछ आंकिक प्रश्न बताएंगे, वो अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल को आप पूरा देखिए, हमारे वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। धन्यवाद। अगला वीडियो फिर हम अगले दिन बनाएंगे, तब तक के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।